बेकार इन द सेंस मतलब? अच्छा, मतलब पास हो सकते हैं, उम्मीद है, क्योंकि 38 39 हम कह रहे हैं तो मैथ्स एमसीक्यू होता है ना अपना। हाँ, तो फिर थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी। अंकित। गुड। अच्छा। 50। अच्छा, 55 का अटेम्प्ट किया है। अच्छा, क्या एक्यूरेसी लग रही है? अच्छा, क्योंकि आजकल तो वही है ना कि इमीडिएट बेसिस पे अपने वो आ जाते हैं, यूट्यूब पे सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो एमसीक्यू पेपर था तो चेक किया जा सकता है। पेपर मिल जाते हैं ना आजकल तो फाउंडेशन के, हाँ बहुत आराम से कर सकते थे आप ऑनलाइन में। गौतम। गौतम, एक बार बताओ बेटा, अपने पेपर कैसे हुए फाउंडेशन में, एंड साथ में ये भी बताएं कि ट्वेल्थ में मार्क्स कितने हैं? गौतम। ट्वेल्थ में बेटा मार्क्स एंड एग्ज़ाम कैसे हुए अपने फाउंडेशन के? चलो, गुड गुड, वेरी गुड। एंड ट्वेल्थ में बेटा मार्क्स कितने अपने परसेंटेज में? चलो, वेरी गुड, 84%, वेरी गुड। चलो, देखो आज की जो अपनी क्लास है दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक जस्ट हम सिलेबस का ओवरव्यू लेने वाले हैं। बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ पंकज सरावगी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई क्वालिफिकेशन। 2009 में मैंने अपना सीए कंप्लीट किया था, और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूँ। अगर अपने सीए इंटर लेवल पे मैं बात करूँ तो सीए इंटर लेवल पे मैं 1.5 सब्जेक्ट टीच करता हूँ। 1.5 का मतलब एक तो पूरा का पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ 100 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके अलावा जो एफ एम एस एम आपका, आपको आइडिया है थोड़ा सा अपने इंटर में कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, एनी आइडिया? दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन ग्रुप टू, दोनों में कितने कितने पेपर्स होते हैं? तीन तीन पेपर होते हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 4 आता है अपना, मतलब सेकंड ग्रुप में कवरेज आ जाती है। और जो पेपर नंबर 6 होता है आपका, पेपर नंबर 6 इज एफ एम एस एम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें एफ एम का जो पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो मैं टीच करता हूँ। फाइनल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो फाइनल लेवल पे ए एफ एम जो है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैं टीच करता हूँ। हाईएस्ट मार्क्स अपने स्टूडेंट के जो है, अभी तक दो स्टूडेंट के आ चुके हैं, 95 मार्क्स हाईएस्ट है। तो मेरा जो टारगेट है वो है 95 को क्रॉस करना। अभी तक दो स्टूडेंट है जिनके 95 मार्क्स आ चुके हैं, आस्था एंड सोनू। तो एक गर्ल और एक बॉय, दोनों के आ चुके हैं, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है वो है 95 प्लस। और आज के टाइम पे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पे जो अपना एग्ज़ाम का पैटर्न है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसमें आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। इवन पेपर का पैटर्न ऐसा है कि अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो हम 100 आउट ऑफ 100 तक भी स्कोर कर सकते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में। क्यों? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अपना जो पेपर है ग्रुप टू में कवर होता है। पहले ग्रुप वन में कवरेज थी जब चार चार पेपर होते थे, बट अभी जैसे कि आपको आइडिया होगा 2023 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो इंस्टीट्यूट ने पेपर नंबर ऑफ पेपर्स कम कर दिए थे, इंटर में भी और फाइनल में भी। तो अपना पेपर जो कवर आता है वो पेपर नंबर 4 आता है। पेपर नंबर 4 होने की वजह से वो सेकंड ग्रुप में कवरेज आ जाती है। सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या रहेगा अपना? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पूरे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वीकेंड से दो पार्ट हैं, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले ये जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है ये फाइनल लेवल पे भी हुआ करता था, तो मैं फाइनल लेवल पे भी टीच करता था। बट जो नया सिलेबस आया जिसमें इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट कम किए, उसमें फाइनल में से कॉस्टिंग का सब्जेक्ट उन्होंने हटा दिया। एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ने किया क्या, फाइनल लेवल पे दो सब्जेक्ट, एक लॉ का सब्जेक्ट और एक कॉस्टिंग का सब्जेक्ट रिमूव कर दिए। उसके पीछे सोच क्या थी इंस्टीट्यूट की वो पेपर रिमूव करने के, कि जो लॉ है वो मेनली होता है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, क्योंकि सीएस वालों को लॉ में एक्सपर्टीज होती है। सिमिलरली जो कॉस्टिंग है उसके लिए आपके पैरेलल में कोर्स होता है सीए में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो उनकी ये सोच थी कि जो कॉस्टिंग का पार्ट है वो सीए के लिए जो एडवांस्ड लेवल है वो इतना यूजेबल नहीं था जितना कि सीएमए वालों के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम वो सब्जेक्ट रिमूव कर लेते हैं।
सिमिलरली लॉ का जो सब्जेक्ट है वो सीएस वालों के लिए मेनली रेलिवेंट होता है, हमारे लिए कम रेलिवेंट होता है। तो हमें क्या है, इंटर लेवल पे इतनी नॉलेज दे दी गई जो कि अपने लिए फील्ड में जब हम काम करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारे लिए रेलिवेंट है। बट एडवांस्ड लेवल की जो नॉलेज होती है लॉ और कॉस्टिंग की, वो अपने कभी काम नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो दो सब्जेक्ट रिमूव कर लिए। अब अच्छा लगता है सुनने में कि दो सब्जेक्ट रिमूव हो गए फाइनल लेवल पे, लेकिन 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 वो सब्जेक्ट जो है टोटली एक्चुअल में रिमूव नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया है कुछ की सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल होते हैं फाइनल लेवल पे? नहीं। एक्चुअल में फाइनल लेवल पे हमें सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कवर करने होते हैं। मतलब क्या है इसका? सर एक्चुअल में लॉ और कॉस्टिंग को मेन सब्जेक्ट से हटा दिया गया और इंस्टीट्यूट ने बोला कि फाइनल की डिग्री लेने से पहले आपको ये दो सब्जेक्ट घर पे बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देके क्लियर करना है, वो भी एमसीक्यू पेपर होगा। तो ये थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है जो आपको इंटर लेवल पे अभी आइडिया नहीं है, बट जब आप फाइनल तक पहुंचोगे आपको चीज़ों का आइडिया लग जाना है। तो एक्चुअल में कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने टोटली भी रिमूव नहीं किया उन सब्जेक्ट को, बट ऑनलाइन में डाल दिया और घर पे बैठ के आपको पेपर देने हैं, तो उनको क्लियर करना, पास करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक तरीके से ईजी वे हो गया। अपना ये जो सब्जेक्ट है देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेन आज मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला कॉस्टिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मेरा मेन पर्पज आज केवल और केवल आपके साथ एक सिलेबस डिस्कशन करना कि एक्चुअल में ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और क्या सब्जेक्ट है और अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, कितना पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर स्कोर कर सकें। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकेंड ग्रुप जो है आपका, सेकेंड ग्रुप में 3 पेपर हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक ऑडिटिंग रहेगा, एक एफएमएसएम। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सेकेंड ग्रुप में एग्रीगेट बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। रीजन बीइंग, जो आपका ऑडिट का सब्जेक्ट रहेगा 100% थ्योरी है, 100% थ्योरी। एफएम के साथ जो एसएम है 50% प्योर थ्योरी है। मतलब जो ऑडिट और एसएम बचता है वो प्योर थ्योरी है। और थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता आपका थ्योरी कैसा है, अच्छा है कि खराब है, बट थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें लिखना होता है थ्योरी के अंदर, लिखना होता है थ्योरी के अंदर, तो वहां पे मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल से एक टफ काम हो जाता है। एमसीक्यू है, चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है अगर मेरे सामने 1 नंबर का है तो 1 में से 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, 2 में से 2 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। बट जब 7 नंबर का क्वेश्चन आए और उसमें मेरे को मैटर लिखना पड़े, तो 7 नंबर में देखो मैटर तो लिखना पड़ेगा, रेलिवेंट मैटर लिखना पड़ेगा, टेक्निकल लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ता है। तो वहां पे 7 आउट ऑफ 7 तो एक्सपेक्ट करना कहीं ना कहीं टोटली एक तरीके से इरेलीवेंट वाली सी बात हो जाती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अगर 7 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, सही है, 2 रुपए आंसर आना था तो 2 रुपए आंसर आया, एग्जामिनर को 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे। थ्योरी में क्या होता है, एग्जामिनर कहते हैं मेरे को पसंद नहीं आया, सिंपल सी बात है। दिस इज द रीजन कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो किस में चले जाते हैं, थियोरिटिकल सब्जेक्ट में फेल होते हैं। चलो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर अपने को? 15 चैप्टर इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, जिसमें एक चैप्टर आपको थ्योरी दिया गया है इंट्रोडक्शन का, इसके अलावा 14 चैप्टर्स आपको प्रैक्टिकल दिए गए। तो इसका मतलब हमारा ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ये टोटली प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपने अपना माइंड थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली चलाना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक तरीके से आप डेली लाइफ में इसका यूज तो करते हो लेकिन आपको पता नहीं होता। आप, सिंपल सी बात है, आप सीए का कोर्स कर रहे हो, आप सीए का कोर्स कर रहे हो, क्या सीए कोर्स में एनरोल करने से पहले आपने या आपके पेरेंट्स ने किसी से कोई तो आइडिया लिया होगा कि अगर मेरा बेटा सीए करता है तो क्या खर्चा लगेगा? कोई तो आइडिया लिया होगा। मान लो से एग्जांपल आपने यहीं से किया बेटा फाउंडेशन दोनों ने, हाँ, अब आपने जैसे फाउंडेशन यहीं से किया, आप जब पहली बार एम इंस्टीट्यूट में आए, क्या आपने फीस पूछी कि नहीं पूछी कि सर सीए फाउंडेशन की फीस क्या होगी, मैडम सीए फाउंडेशन की फीस क्या होगी? पूछी होगी, बिल्कुल पूछी होगी। अब मान लो से एग्जांपल आपको बताई गई थी 25,000 रुपये फीस, से एग्जांपल आपने एनरोल करवा लिया, आपसे बोला जाता बेटा 2.5 लाख रुपए फीस है,
क्या आप एनरोल करवाते? नहीं करवाते सर, सिंपल सी बात है। रीजन क्या है, क्या मैटर करता है? कॉस्ट मैटर करती है कहीं ना कहीं, कॉस्ट मैटर करती है कहीं ना कहीं। अब आपने फाउंडेशन के एग्जाम दिए, 4 पेपर थे, चारों पेपर के टाइम को मैनेज किया कि नहीं किया? सर चारों पेपर के टाइम को मैनेज तो किया ही होगा ना। ये थोड़ा ना है कि कल अगर मैथ्स का पेपर था तो आज मैं इको पढ़ रहा हूँ, या फिर कल इको का पेपर था तो आज मैथ्स पढ़ रहा हूँ। सर कल अगर मैथ्स का पेपर है तो आज मैथ्स ही तो पढ़ रहा हूँ, कल इको का पेपर है तो इको ही तो पढ़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब कॉस्टिंग की बात आती है तो कॉस्ट तो टाइम पे भी डिपेंड करती है। तो जब टाइम को मैनेज करूंगा तो कॉस्ट अपने आप ही क्या होगी, मैनेज होगी। टाइम को अगर मैनेज करूंगा, सिंपल सी बात है, एक वर्कर को हायर किया मैंने काम करवाने के लिए, और मैंने उसको बोला भाई साहब 100 रुपये पर आवर दूंगा आपको, 100 रुपये पर आवर दूंगा। अब कोई काम 4 घंटे में होना चाहिए, वो 40 घंटे में करे तो भी चलेगा आपको? सर नहीं, सिंपल सी बात है, 4 घंटे में जो काम होना चाहिए वो 4 में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, 3.5 में कर दे या 4.5 में कर दे या 4 में कर दे, 5 में कर दे, सीधी सी बात है। ये थोड़ा ना 40 घंटे का में अगर वो काम करेगा तो 40 घंटे का पेमेंट कर दूंगा। सर नहीं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली क्या डिपेंड करती है, आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। इस वजह से ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंबाइंड रखा गया, आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ठीक है, अपने को ये बात समझनी है सबसे पहले, तो ये जो सब्जेक्ट है अपना वो प्रैक्टिकल है। हमजा अली, चलो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमजा एक बार बताओ बेटा, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, आपका 12th में परसेंटेज क्या है, और अभी फाउंडेशन रिजल्ट अवेटेड है अपना। चलो रिप्लाई आता है तब तक देखते हैं। चलो गुड। अच्छा, 12th बिहार बोर्ड से किया आपने, कोई बात नहीं है। एंड फाउंडेशन रिजल्ट अवेटेड है बेटा? बहुत ही बढ़िया, 85% रिजल्ट अवेटेड हमजा। चलो पेपर कैसे हुए बेटा? चलो हो जाएगा, पेपर बढ़िया गए हैं तो बिल्कुल एग्रीगेट भी बन ही जाएगा। क्योंकि जो, अच्छा अकाउंटिंग का पेपर कैसा आया था इस बार? आसान था ना? हाँ, क्योंकि एक अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो एग्रीगेट बनाने में आपकी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है या फिर मैथ्स भी हेल्प करता है, बट मैथ्स जैसे कि ठीक है, आपने बताया कि थोड़ा ठीक नहीं गया। तो वैसे ही बिल्कुल जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी फाउंडेशन में हेल्प करता है ना, वैसे ही अपना कॉस्ट अकाउंटिंग मान के चलो। ये अगर जैसे आप मोस्टली बोथ ग्रुप ही देते हो आजकल, तो क्योंकि 6 पेपर हो गए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आजकल तो बोथ ग्रुप ही दे रहे हैं। तो बोथ ग्रुप देते हो तो देखो होता क्या है, इधर फर्स्ट ग्रुप है अपना, फर्स्ट ग्रुप में क्या है, लॉ का सब्जेक्ट है। लॉ का सब्जेक्ट आपका प्योर थ्योरी होता है। इसके बाद फिनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास अभी आपकी हुई नहीं, जब होगी सर आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि आज के टाइम पे इंटर लेवल पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी प्योर प्रैक्टिकल नहीं रहा। एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन बढ़ गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़े होंगे आपने फाउंडेशन में, हल्का फुल्का नाम वगैरह थोड़ा सा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट ने क्या है, सिलेबस में ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी थ्योरी पोर्शन काफ़ी आने लग गया। मतलब 30-35 नंबर का, आई थिंक जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, थ्योरी पोर्शन आने लग गया। पहले तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल आता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी। जो आपका एक टैक्स का सब्जेक्ट, आई थिंक कल आपकी टैक्स की क्लास हुई थी, कल आए नहीं थे? अच्छा दोनों ही नहीं आए थे आप, ठीक है। टैक्स की क्लास हुई थी, तो टैक्स में भी क्या है, एक तो डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो पार्ट है ना, जीएसटी, वो थ्योरेटिकल है। तो कहीं ना कहीं मिक्सअप है। एक कॉस्टिंग का ही सब्जेक्ट है जो प्योर प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम भी सामने शायद वो फोटो भी लगी हुई होगी, याशिका, 92 मार्क्स आए थे। तो कॉस्टिंग बहुत स्कोरिंग है, बस अपने को एक ही चीज़ करनी है, और वो क्या है, प्रैक्टिस।
अगर आप साथ के साथ कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट करते हुए प्रैक्टिस करते रहोगे, जो क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जाएंगे उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये बात समझ में आई अपने को? ठीक है। अब देखो ये जो 15 चैप्टर्स हैं, 15 जो चैप्टर्स हैं, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो अपने को देखने हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा एग्जाम का अपना पैटर्न क्या रहता है। क्योंकि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। देखो सबसे पहले तो आपने कल क्लास नहीं ली है, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि इंटर लेवल पे कोई भी पेपर क्यों ना हो, जो 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, सब में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव चलेगा आपका सारे के सारे पेपर में। तो ऑफ कोर्स मेरे पेपर पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो अपना जो पेपर आता है कॉस्टिंग का, 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 70 मार्क्स का बाकी पेपर रहेगा। दो अलग अलग पार्ट्स में रहता है। जैसे आप सबसे पहले ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये एमसीक्यू वाला पोर्शन है। एमसीक्यू वाले पोर्शन में रहता क्या है, अनसीन पेसेस पढ़े हुए होते हैं आपने इंग्लिश में, ठीक है। एक पैराग्राफ टाइप होता है, उसमें से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉस्टिंग में भी कुछ वैसा ही रहता है। आपको केस सिनेरियो बोला गया है यहाँ पे, वहाँ पे हम अनसीन पेसेस बोल देते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे क्या बोला गया है, केस सिनेरियो बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नॉर्मल होता है। होता क्या है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आइडिया लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल होगा कि थ्योरी होगा, बस इतना ही पता लगाना है। चैप्टर बाय चैप्टर तो अपने को आइडिया लगेगा नहीं अभी, बट इतना तो कहीं ना कहीं आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल चल रहा है कि थ्योरी चल रहा है। तो नो डाउट प्रैक्टिकल लग रहा है। देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसके बेसिस पे बोल दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के आंसर देने हैं। एमसीक्यू है 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज क्या रहती है, 2 2 नंबर की रहती है। मतलब आपको पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो एमसीक्यू देखने को मिलेगा। 5 पार्ट होंगे उसमें, उसकी वेटेज टोटलिटी में 2 into 5 रहेगी, तो 10 नंबर की वेटेज रहेगी। बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करे हुए होते हैं। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो मेरा आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में भी है, तो 99.99% आपका आंसर ठीक ही होगा। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल लग रहा है, 2 नंबर की वेटेज है, सिंगल क्वेश्चन है, सॉल्व करो 2 नंबर आपके। क्वेश्चन नंबर 7 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लग रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर की वेटेज, एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 2 नंबर की वेटेज, एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 2 नंबर की वेटेज, एमसीक्यू क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन निकल गए, 2 2 नंबर के, 20 मार्क्स हो गया। फिर आपको फिर से एक केस सिनेरियो दे दिया जाएगा, फिर से वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा आपको कि इसके बेसिस पे आपको 11 to 15 के आंसर देने हैं। मतलब 11 12 13 14 15, मतलब पहले जो 15 क्वेश्चन है एमसीक्यू 2 2 नंबर की वेटेज है, 30 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर ठीक हुए आपके, क्या एग्जामिनर के पास चॉइस है कि मेरा मन कर रहा है नहीं 2 में से 1 नंबर दूं?
नहीं सर, कोई चॉइस नहीं है, या तो दो में से दो आने हैं या फिर दो में से जीरो आना है, सिंपल सी बात है, अगर गलत है तो। मतलब यहाँ पे अगर अपना कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी हो तो मैं 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकता हूँ, 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकता हूँ। ये आपका पहला पार्ट रहता है, ये आपका पेपर यहाँ पे खत्म हो जाता है, 30 मार्क्स का पेपर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका पार्ट टू होता है, पार्ट टू होता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है इंस्टीट्यूट, सिंपल सी बात है। इंस्ट्रक्शन मैं क्लासेस में बता दूंगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है पार्ट टू में, पार्ट टू में आपको ध्यान ये रखना है कि टोटलिटी में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके अंदर। पार्ट वन खत्म हो गया आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू का, पार्ट टू में क्या होगा, टोटलिटी में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, और इसके बाद जो 5 क्वेश्चन बचेंगे उसमें आपको केवल और केवल 4 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब पेपर का पैटर्न क्या है सर, 30 मार्क्स का सबसे पहले एमसीक्यू, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, उसके बाद 5 में से 5 अटेम्प्ट नहीं करने, एक क्वेश्चन की चॉइस भी आपको मिल जाएगी। फाउंडेशन में मिलती है क्या चॉइस? नहीं मिलती, मिलती है, एक क्वेश्चन की मिलती है। सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा हिंट दूं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी को लेकर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, पार्ट ए है, क्या वेटेज है इसकी? 5 नंबर की। देख के आइडिया तो लग ही रहा है कि सर हाँ है तो प्रैक्टिकली। बी पार्ट 5 नंबर, सर लग रहा है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सा। पार्ट सी 4 नंबर की वेटेज, बिल्कुल सर प्रैक्टिकल लग रहा है। खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था। मतलब अभी तक कंपलसरी की मैं बात करूं, 30 मार्क्स का एमसीक्यू कंपलसरी प्रैक्टिकल था प्योर, 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी प्रैक्टिकल था, मतलब 44 मार्क्स का जो कंपलसरी था मेरे सामने वो तो प्रैक्टिकल है। अब मेरे को क्या करना है, 56 मार्क्स का पेपर और अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 10 नंबर की वेटेज, 10 मार्क्स की वेटेज, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहा है। बी पार्ट 4 नंबर की वेटेज, अगेन क्वेश्चन मेरे सामने प्रैक्टिकल चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड दैट इज अगेन प्रैक्टिकल। बी पार्ट 6 मार्क्स की वेटेज, फिर से चल रहा है आपका प्रैक्टिकल। 4A का पार्ट 9 मार्क्स प्रैक्टिकल। बी पार्ट, ये 5 नंबर इधर चला गया थोड़ा सा, 5 नंबर प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का है, थोड़ा इधर उधर हो गया, और प्रैक्टिकल चल रहा है। मतलब अभी तक कुछ थ्योरी आया नहीं। पार्ट बी 3 नंबर का प्रैक्टिकल। पार्ट सी 3 नंबर का, ये भी प्रैक्टिकल, कैलकुलेशन ऑफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नॉर्मली डिफाइन करना, एडवांटेजेस लिखना, फैक्टर्स लिखना, ये चीजें पूछी गई है। मतलब पहला जो 30 मार्क्स का था वो प्रैक्टिकल रहा, फिर 14 मार्क्स का कंपलसरी प्रैक्टिकल रहा, फिर क्वेश्चन का मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने, एक छोड़ना है। तो अगर मेरी पॉलिसी ये हो एज ए स्टूडेंट कि मुझे तो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना है, तो मेरा पेपर जो है कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ, 100 मार्क्स का। मतलब मेरा जो पेपर है 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, और ये 14 मार्क्स का, क्योंकि ये तो और में है 4 नंबर, ये 14 मार्क्स का थ्योरी है। इसका मतलब कॉस्टिंग का जो आज के टाइम पे एग्जाम का पैटर्न है, अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस मैंने अच्छी करी हुई है, आप जो अभी तक 95 हाईएस्ट आए हुए हैं उसको भी क्रॉस कर सकते हो। बस मेन इसके लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस आपकी तरफ से प्रैक्टिस। क्या नाम है बेटा? परी, क्या बात है। परी बेटा पेपर कैसे हुए? अच्छे थे, सारे पेपर अच्छे हुए, ठीक है। और 12th में परसेंटेज 82, वेरी गुड बेटा। बेटा अभी तक जस्ट मैंने आप लेट हो गए थोड़ा सा, है ना? वैसे थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं। मैंने जस्ट बेटा पेपर का पैटर्न बताया है, क्योंकि आज की क्लास में मेन मेरा पर्पज़ पढ़ाना नहीं है। मेन मेरा पर्पज़ क्या है, मेरा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। एक्चुअल में ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट क्या है, बस ये मेरा मेन पर्पज़ है डिस्कस करना। तो मैंने अभी तक सब्जेक्ट का नाम बताया है,
ये बताया कि ये प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब अपने को माइंड जो चलाना है, थ्योरी सोचना भी नहीं है इसमें। कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल देख कॉन्सेप्चुअल थ्योरी देखेंगे, बाकी टोटली अपने को प्रैक्टिकल माइंड में रखना है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स थ्योरी होता है कि प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल होता है, बट प्रॉपर्टीज तो थ्योरी में पढ़नी पड़ती है ना अपने को। बस वही चीज़ अपने को देखनी है कि भाई कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, बट ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अच्छा स्कोर करना है तो। और यही सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीगेट को कहीं ना कहीं बूस्टअप दे सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे 6 में से कोई भी बाकी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 100 नंबर का आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिल जाए, भले वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी 30-35 नंबर की थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, लॉ में तो मतलब ही नहीं है प्रैक्टिकल होने का। टैक्सेशन में भी आपको 50 नंबर के आसपास थ्योरी देखने को मिलेगी, कॉस्टिंग 100 नंबर का प्रैक्टिकल, ऑडिट 100 नंबर का थ्योरी, एफ एम 50 नंबर का प्रैक्टिकल, लेकिन एस एम 50 नंबर का थ्योरी। मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट है जिसमें आप 90+ सोच सकते हो। मतलब लास्ट टाइम भी अगर मैं बात करूँ, याशिका 92 मार्क्स आए थे अपने यहाँ पे, और इसके अलावा अगर मैं इससे भी एक्स्ट्रा की बात करूँ तो 95 मार्क्स ऑलरेडी पहले भी अपने आ चुके हैं। तो पेपर प्योर प्रैक्टिकल अपना रहने वाला है। और इसके लिए अपने को पढ़ना क्या है? तो इसके लिए बेटा अपने को 15 चैप्टर्स हैं जो कि पढ़ने हैं, जिसमें देखो नो डाउट मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो भले ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो, आपको स्टार्टिंग तो थ्योरी से करनी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स इसमें भी आपका जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो तो इंट्रोडक्शन ही रहने वाला है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नो डाउट इंस्टीट्यूट ने थ्योरेटिकल दिया है, बट मैं आपको क्लासेस में उसको थ्योरी को भी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके करवाने वाला हूँ। क्योंकि इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में ये है कि आगे के जो 14 चैप्टर्स हैं उसके अंदर क्या है, ओवरव्यू। तो आगे के 14 चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ने इस इंट्रोडक्शन में थ्योरेटिकली लिख दिया कि ये है, बट हम उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे ताकि अपने को आगे भी वो चीज़ क्या है, काम आने वाली है। इसके अलावा देखो होता क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब थोड़ा सा आइडिया लूंगा परी, बेटा अकाउंटिंग वर्ड से क्या समझते हो आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, केवल रिकॉर्ड करना या कुछ और भी करना है? 11th क्लास वाली वो डेफिनेशन, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, वहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ये वो सब कुछ बोल देते हो। बट आपने 3 जो टर्म यूज़ किए हैं, वर्ड यूज़ किए हैं, बिल्कुल ये कॉस्टिंग में फिट बैठते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। एक्चुअल में जो बच्चे मुझे डेफिनेशन बताते हैं यहाँ पे, वो 5 वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक होता है रिकॉर्डिंग, एक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है समराइजेशन, एक होता है एनालिसिस, और एक होता है इंटरप्रिटेशन। ये 5 टर्म्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। देखो अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो 5 वर्ड्स है ना, इनको दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया यहाँ पे। एक्चुअल में ये जो 3 वर्ड्स है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, रिकॉर्डिंग करना, उसको क्लासीफाई करना, और उसको समराइज करना। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यही सब होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन में। तो इसी तरीके से कॉस्टिंग की भी अपनी जर्नल एंट्रीज होती है, कॉस्टिंग के भी अपने अकाउंट्स होते हैं। हाँ, कॉस्टिंग के अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। अब बैलेंस शीट कभी बनानी पड़ती है तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली ही बनाते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग की अपनी कोई बैलेंस शीट नहीं होती है। तो हम कॉस्टिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, समराइजेशन भी करते हैं। लेकिन जब तक कॉस्ट में हम रहते हैं, तब तक ना तो हम कोई एनालिसिस करते हैं, ना कोई हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग अपना डेटा मेंटेन करके मैनेजमेंट को दे देता है, और मैनेजमेंट को बोलता है अब ये जो डेटा है आप इसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, और जो डिसीजन मेकिंग आपको करनी है वो किसको करनी है, मैनेजमेंट को करनी है, ना कि कॉस्टिंग को। सिंपल सी बात है, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होता है, क्या अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग कर लेता है? नहीं। उसका काम क्या है, रिकॉर्डिंग कर लेगा, क्लासिफिकेशन कर लेगा, समराइज कर लेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो नहीं करने वाला।
डिसीजन मेकिंग के लिए उसको क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाया है वो ले जाके डायरेक्टर्स के सामने या शेयर होल्डर के सामने रख देना है, और शेयर होल्डर्स अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं वो लेते हैं। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे चलेगा और डिसीजन मेकिंग का पार्ट यहाँ पे चलेगा। अपने सिलेबस में मैंने आपको कहा कि टोटलिटी में कितने चैप्टर्स हैं, 15। इस 15 में पहला तो इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, बाकी बचे 14 चैप्टर। उन 14 में 11 जो चैप्टर आएंगे स्टार्टिंग के, जो 11 चैप्टर आएंगे वो आएंगे कॉस्टिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के। लास्ट में जो 3 चैप्टर आएंगे वो आएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड किया गया। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसमें मेनली क्या क्या खर्चे होते हैं। अंकित, कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं हम तो नॉर्मली क्या क्या खर्चे होते हैं। प्रोडक्शन का खर्चा होगा, बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हमने प्रोडक्शन किया, बेटा प्रोडक्शन करते वक्त नॉर्मली क्या क्या खर्चे होते हैं। सिंपल सी बात है, मटेरियल का खर्चा आएगा। तो नो डाउट जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा, समराइजेशन करूंगा। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, कॉस्ट शीट। शीट इज नथिंग, शीट का मतलब होता है स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं, हम अगर अपने जो खर्चे हुए हैं, जैसे आपने कहा भी प्रोडक्शन के खर्चे होंगे, मार्केटिंग के खर्चे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होंगे, अगर वो सारे के सारे खर्चे मैं एक फॉर्मेट में रख लूं तो उसको क्या बोल दिया गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट। देखो हमारे सिलेबस में नो डाउट आपने अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टर्म सुना, कुछ एक आपने पढ़ा भी होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वगैरह, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये बात अलग है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन आप ये जो चैप्टर्स पढ़ते हो इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस जो हैं, कॉन्सेप्ट जो है, वो कहाँ से आए हमारे पास, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आए हैं। जैसे मैंने अभी अभी क्या कहा, मैंने कहा भाई ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अगर मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दूं तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, कॉस्ट शीट। सर क्या कैसे भी लिख दूं, अपनी मर्जी से लिख दूं? कहते हैं आंसर इज नो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है जो आपको एक फॉर्मेट बताता है कि कॉस्ट शीट बनानी कैसे है। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसके जो फॉर्मेट है शेड्यूल्स में बताए गए हैं, कंपनी अकाउंट्स के जो शेड्यूल्स हैं उसमें बताए गए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में हमें बताया गया कि कॉस्ट शीट बनानी कैसे। अब ठीक है, मैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब खर्चे तो लिख लूंगा, बट अब प्रोडक्शन के खर्चे लिखने हैं तो सबसे पहले तो सर रॉ मटेरियल लगेगा। अब रॉ मटेरियल कितना लगा है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा चैप्टर दे दिया मटेरियल कॉस्टिंग का। मतलब मुझे कॉस्ट तो लिखनी है, खर्चे तो लिखने हैं, बट अब सर मटेरियल का खर्चा लिखना है, कितना खर्चा लिखना है, कैसे कैलकुलेशन की जाएगी उसकी। तो इसके लिए अपने को पूरा का पूरा चैप्टर ही दे दिया मटेरियल कॉस्टिंग, कि मटेरियल की कॉस्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कितनी इनकर हो सकती है, कौन से प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कितनी इनकर हो रही है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो मटेरियल की कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ लेंगे। जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 3 जो है वो हमें इसके रूल्स रेगुलेशंस बता देते, 3 नहीं 6, 3 तो ओवरहेड है, 6 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमें रूल्स रेगुलेशन इसके बता देता है। ठीक है, प्रोडक्शन में एक तो मटेरियल का खर्चा लगा बेटा, पर ही और कोई खर्चा बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नॉर्मली हम क्या क्या कवर करके चलते हैं, लैंड, लेबर। लेबर टर्म को एक बार पिक कर लेता हूं मैं। तो मटेरियल का खर्चा तो लगा ही लगा, इसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो लगेंगे सर, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेजेस जो होती है, लेबर जो होता है, वो एक मेन फैक्टर होता है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हो। तो अब जो लेबर टर्म है, पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबर कॉस्ट ही था, ये जो चैप्टर है इसका नाम लेबर कॉस्ट ही था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, लेबर टर्म जैसे ही माइंड में आता है, वेजेस टर्म जैसे ही माइंड में आता है, जैसे ही मैं लेबर बोलता हूं, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक तरीके से लो लेवल जो क्लास वर्कर होता है वो माइंड में आता है। लेकिन क्या वेजेस जो है वो केवल और केवल लो लेवल वर्कर को ही पे की जाती है? सर नहीं, आंसर ऐसा नहीं है।
तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने इस चीज को एनालाइज किया कि लेबर वर्ड, वेजेज वर्ड, ये थोड़ा सा लो लेवल क्लास को कवर करता है, जबकि हमें क्या है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री कवर करनी है, जहां पे वेजेस के साथ साथ सैलरी भी कवर की जा सके। इस वजह से इन्होंने टर्म को चेंज करके क्या किया, एम्प्लॉई कॉस्ट टर्म यूज किया। तो नो डाउट, अगर आपको प्रोडक्शन करना है, मटेरियल का खर्चा भी करना पड़ेगा, जो वर्कर से काम कराएंगे उसको वेजेस, दैट इज एम्प्लॉई कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। सर वो एम्प्लॉई कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, तो उसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, एम्प्लॉई कॉस्ट। अभी अभी इन्होंने परी ने कहा कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कह दो, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, अलग अलग ऑथर अलग अलग टर्म यूज करते हैं। सर अगर मैं बात करता हूं कि लैंड की, लैंड के लिए आपको क्या पे करना पड़ता है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली, रेंट, रेंट का खर्चा। अब रेंट का जो खर्चा है, एक बार सोच के बताना मुझे, जो खर्चे होते हैं दो तरीके के होते हैं नेचर वाइज, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। नए टर्म तो नहीं है अपने लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, रेंट का जो खर्चा होता है, अंकित आपसे, रेंट का जो खर्चा होता है डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? इनडायरेक्ट खर्चा होता है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें? रेंट का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है। डेप्रीशिएशन के जो खर्चे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक बात है। तो जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, उसको कॉस्टिंग में एक टर्म दे दिया, दैट इज नॉन एज ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब ऊपरी खर्चे, ओवरहेड मतलब ऊपरी खर्चे। ऊपरी खर्चे मतलब सर जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट नेचर आप बोलते हो, वो क्या होते हैं, ऊपरी खर्चे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली तो लगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने के लिए बिल्डिंग तो चाहिए ही चाहिए, सर रेंट तो पे करना पड़ेगा, मशीनरी तो चाहिए चाहिए, उस पर डेप्रेशन तो लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनको एक टर्म दे दिया यहाँ पे, ओवरहेड्स। तो हमें ये भी देखना है कि ये ओवरहेड के खर्चे किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कॉस्टिंग में जब भी आपसे पूछा जाए कॉस्ट, तो कॉस्ट में तीन टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, एक मटेरियल का खर्चा, एक एम्प्लॉय कॉस्ट जिसको आप लेबर वेजेस कुछ भी बोल सकते हो, और तीसरा ओवरहेड का खर्चा। तो सिंपल अगर मैं कहूँ, ये जो मैंने टर्म यूज किया था यहाँ पे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, अगर कॉस्ट शीट को बहुत सिंपल तरीके से बोलना हो तो वी कैन से सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक तो मटेरियल का खर्चा लगता है। नो डाउट इंस्टीट्यूट ने एम्प्लॉय कॉस्ट टर्म यूज तो कर लिया, बट आज भी क्वेश्चंस में लेबर टर्म ही चलता है। और मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी अदर खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, ओवरहेड्स। अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्या कैलकुलेट कर पाती है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाती है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए तीन खर्चे मैंडेटरी है, मटेरियल लगेगा ही लगेगा, लेबर लगेगा ही लगेगा, और केवल मटेरियल लेबर से भी बात बनती नहीं है, अदर खर्चे भी आपको कुछ ना कुछ इनकर करने ही पड़ते हैं, दीज आर नॉन एज ओवरहेड्स। तो 5 चैप्टर तो कुछ इसी तरीके से बना दिए, इंट्रोडक्शन बना दिया, कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट बनानी है, मटेरियल कितना लिखूं, लेबर कितना लिखूं, ओवरहेड कितना लिखूं, ये 5 चैप्टर बना दिए गए। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर और बनाया गया, ओवरहेड से ही रिलेटेड एक चैप्टर बनाया गया, दैट इज नॉन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, जैसे आपने अभी अभी कहा रेंट का खर्चा इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। अच्छा एक बात बताओ, इस बिल्डिंग का रेंट जो है वो 1,20,000 रुपये है, पर ये आपने फाउंडेशन यहीं से किया बेटा, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपसे जो फाउंडेशन की फीस यहाँ पे चार्ज की गई थी, उसके अंदर रेंट कितना चार्ज किया गया था आपसे? नहीं बता सकते। अंकित आप बता सकते हो बेटा? नहीं बता सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है सर, वो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा था, डायरेक्ट खर्चा होता आप बता पाते, लेकिन इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होने की वजह से आपको पता ही नहीं लगा। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आपसे जो फीस चार्ज की गई थी उसमें रेंट का खर्चा रिकवर किया गया होगा या नहीं किया हो गया होगा? सर किया तो गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई खर्चा ही नहीं होगा इंस्टीट्यूट का जो बच्चे से कवर ना किया जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर बच्चे से अपना खर्चा रिकवर नहीं करेगी
तो इनके पास दूसरा तो कोई सोर्स है ही नहीं जहाँ से रिकवरी की जाए। मतलब आपसे रिकवर तो किया गया, लेकिन आपको नहीं पता कितना किया गया। अब कोई ना कोई आइडिया तो एक तरीके से लिया जाता होगा ना कि कितना रिकवर किया जाए। अच्छा, आपको आप तीनों ही अपने यहीं के बच्चे हो, तो आपको इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कि क्या है। आई थिंक जैसे ये रूम आपको पता होगा, ठीक है, ये रिसेप्शन एरिया है, इधर छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, नीचे भी एरिया आप लोगों को पता होगा, है ना। तो अगर 1,20,000 रुपये का रेंट है, तो क्या सारा का सारा रेंट सीए फाउंडेशन वाले बच्चों से रिकवर किया गया होगा? नहीं सर, क्योंकि आपको आइडिया है कि यहाँ पे सीए फाउंडेशन के अलावा नीचे सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव वगैरह इनकी भी क्लासेस चलती है, तो सबसे रिकवर किया जाता होगा। कैसे रिकवर किया जाता होगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जैसे 1,20,000 रुपये है, तो इनका कहना है भी नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते होंगे। मान लो से एग्जांपल मंथली ये 100 बच्चा रजिस्टर करते हैं, तो एक तरीके से 1,200 रुपये पर स्टूडेंट पड़ा, 1,200 रुपये पर स्टूडेंट पड़ा। अच्छा, आपकी सीए फाउंडेशन की जो क्लासेस थी, ऐसा हुआ कि कभी ऊपर हुई कभी नीचे हुई? कभी कभार, और रेयर सिचुएशन में। मोस्टली क्लासेस आई थिंक आप लोगों की ऊपर ही होती है, मोस्टली क्लासेस आपकी ऊपर ही होती है। एक बात बताओ, आपने नीचे एक आध बार तो गए हो, इस रूम की कैपेसिटी ज़्यादा है कि नीचे वाले रूम की कैपेसिटी ज़्यादा है? इस वाले रूम की कैपेसिटी ज़्यादा है, नो डाउट। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ तक पहुँचने से पहले, ये जो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट और 1,20,000 है, यहाँ तक पहुँचने से पहले एरिया मैटर करता होगा रेंट के लिए? सर कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप खर्चों को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। आपको क्या देखना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते 1,20,000 रुपए 100 अगर बच्चे हैं तो 100 बच्चों के लिए बराबर का है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीए फाउंडेशन में बच्चे ज़्यादा होते हैं और सीए फाउंडेशन का बड़ा रूम है, तो इनसे रेंट भी तो उसके हिसाब से चार्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहे हैं, तो रेंट भी तो उनके लिए ज़्यादा है। हाँ, होगा क्या फाइनली, एरिया ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा है, तो बच्चे भी तो ज़्यादा है। तो जब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो खर्चा नो डाउट थोड़ा थोड़ा ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सीधा नहीं कह सकते सर 100 बच्चों में बराबर का रेंट बांट दो। तो कहीं ना कहीं जो रेंट है वो किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की बजाय एरिया के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यही चीज अपने को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बताई गई है कि कोई खर्चा जो है वो कौन सी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली उस खर्चे को क्या है, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको सिंपली क्या बताता है, जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं उनको प्रोडक्ट में कैसे बांटा जाए, वो हमें एक्टिविटी के बेसिस पे कैसे बांटना है ये हमें सिखाया जाता है। 6 चैप्टर हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अभी अभी हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन की। उसमें मैंने आपको कहा कॉस्टिंग भी अपनी जनरल एंट्रीज होती है। तो एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो सिस्टम है, ये आपको बताएगा कि कॉस्टिंग में जनरल एंट्री कैसे होती है। और कॉस्टिंग में जनरल एंट्री करने के एक नहीं, दो तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड और एक होता है इंटीग्रेटेड। एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड, एक होता है इंटीग्रेटेड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा कॉस्टिंग की जनरल एंट्री होती है, फाइनेंस की तो जनरल एंट्री आप लोगों को पता ही होती है कि होती है। अब फाइनेंस की जो जनरल एंट्री है वो करना मैंडेटरी है या नहीं? आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, सिंपल सी बात है, आपको बैलेंस शीट बनानी जरूरी है कि नहीं है? बैलेंस शीट बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा कि नहीं बनेगा? जनरल एंट्री जरूरी है कि नहीं है? सर जरूरी है। क्या आपने कभी कॉस्टिंग की जनरल एंट्री सुनी है आज तक? 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, फाउंडेशन पढ़ लिया, कोई बीकॉम वगैरह कर रहा होगा, फर्स्ट ईयर में भी होगा, तो भी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना, ऐसा क्या है? रीज़न ये है, कॉस्टिंग की जो जनरल एंट्री है वो की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। और ये जो कॉस्ट कंट्रोल होता है, क्या कॉस्ट को कंट्रोल करना मैंडेटरी है? सर कॉस्ट को कंट्रोल करना मैंडेटरी नहीं है, हमारी अपनी चॉइस होती है।
कॉस्ट को कंट्रोल करूं या ना करूं। भाई मेरे किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए की है, मैं उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 20% का 120 रुपए में बेचूं, या फिर मैं अपनी कॉस्ट को इसको कंट्रोल करके 80 रुपए पे लाऊं, फिर इसमें 20 रुपए ऐड करके 25% प्रॉफिट कमा के 100 रुपए में बेचूं। ये आपकी चॉइस है या मैंडेटरी है आपके लिए? सर चॉइस है, कोई आपको आके ये बोल नहीं रहा कि आप 120 में बेचो या 100 में बेचो, अपनी कॉस्ट कम करो या ना करो। हाँ आपको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सर? मार्केट में कंपटीशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए मेंटेन किया जाता है। कोई शेयर होल्डर आपको आके नहीं बोल रहा। आपकी ये जो कॉस्ट शीट बनने वाली है, आपको कभी किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं करनी। लेकिन अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको आपकी बैलेंस शीट जो होती है वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवानी पड़ेगी, मैगजीन में आपको प्रिंट करवानी पड़ेगी। क्यों? आपके शेयर होल्डर्स की डिमांड करते हैं। लेकिन कॉस्टिंग के डेटा की कभी कोई डिमांड नहीं होती। तो कॉस्टिंग के पास चॉइस है कि वो अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री कैसे करे। जब कॉस्टिंग कहता है मैं अपनी जर्नल एंट्री अलग करूंगा, फाइनेंस वाला अपनी जर्नल एंट्री अलग करता रहे, तो उस सिस्टम को बोला नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब कॉस्टिंग और फाइनेंस कहते हैं हम जुड़े हुए नहीं है, हम अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं। मैं अपना काम अपना करूंगा, मैं अपना काम अलग करूंगा। तो नॉन इंटीग्रेटेड में आपको कॉस्टिंग की जर्नल एंट्री देखने को मिलेगी केवल। जबकि जब इंटीग्रेटेड की बात आती है तो कहते हैं कि फाइनेंस और कॉस्टिंग अगर ट्रांजैक्शन एक हुआ, उसकी एक ही जर्नल एंट्री की जाए, दो अलग अलग ना करके, तो उसको क्या बोल दिया गया? इंटीग्रेटेड। मतलब दोनों जुड़ के काम करते हैं, दोनों की जर्नल एंट्री इस तरीके से पास ऑन की जाती है कि उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी दिखाई दे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दिखाई दे। अब होता क्या है, जब आप मिलकर काम करते हो तो आपका प्रॉफिट आएगा एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक जर्नल एंट्री, एक लेजर पोस्टिंग, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक प्रॉफिट आएगा। लेकिन जब फाइनेंस कहता है मैं अपना काम कर रहा हूं, कॉस्टिंग कहता है मैं अपना काम कर रहा हूं, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग, फाइनेंस का अलग। जैसे आपका बीआरएस आपने पढ़ा होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप अपना काम कर रहे होते हो, बैंक अपना काम कर रहा होता है, तो दोनों के बैलेंसेस क्या आ जाते हैं? डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब दोनों अपना अपना काम करेंगे तो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आपको एक और चैप्टर देखना पड़ता है, दैट इज नॉन एज रिकॉन्सिलिएशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपको पूरा का पूरा जर्नल एंट्री सिस्टम बताएगा कि कॉस्टिंग का जर्नल एंट्री सिस्टम क्या होता है। इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है आपकी कि दो कंपनीज हैं, एक कंपनी ये बोतल बना रही है और दूसरी कंपनी मोबाइल बना रही है। क्या इन दोनों कंपनीज का कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका एक ही होगा? नहीं। और रीज़न क्या है? सर आपने जो दोनों प्रोडक्ट हमारे सामने रखे, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है। क्या इसका और इसका कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हो सकता है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने रखे, बट उसका और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं भाई। क्लोथ्स क्लोथ्स वाला बंदा और इसका क्या लेना देना है? कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम नहीं हो सकता। एक ये कंपनी है, एक मैं आपको टीच कर रहा हूं, क्या मेरा कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका और इनका कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम? सर नहीं। तो इसी वजह से कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका एक हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे काफी सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप केवल एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप यूनिट कॉस्टिंग फॉलो कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप पूरे के पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप बैच कॉस्टिंग फॉलो कर लो। अगर आप किसी जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, जॉब मतलब कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे अगर कोई काम किया जाता है तो उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग में जॉब। ये जॉब नौकरी वाला बिल्कुल भी नहीं है। जॉब का नॉर्मली हम मतलब क्या लेके चलते हैं? नौकरी वाला। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ ना, उसमें नौकरी का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। तो जॉब का मतलब क्या है? जब आप कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे कोई काम करते हो। सिंपल सी बात है, आप अपनी गाड़ी की, स्कूटी की रिपेयरिंग के लिए जाते हो, तो जाके बताओगे ना उसको क्या करना है।
ये थोड़ा ना ले जाके आपने उसके दुकान के सामने खड़ी करी और आप पास में खड़े हो गए, उसने काम करना शुरू कर दिया। उसको दिक्कतें बताओगे तभी तो वो करेगा। क्या ऐसा है कि आपके बाद जो स्कूटी या गाड़ी आई उसमें भी सेम काम होना है? सर नहीं। कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पे जब काम किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? जॉब। तो वो अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करे, उसके लिए जॉब कॉस्टिंग दे दिया। अगर कोई प्रोडक्ट किसी प्रोसेस में बनता है, किसी ऑपरेशन में बनता है, जैसे शर्ट होता है, क्या ऐसा होता है कि मैंने आपको कॉटन दिया और आपने एक मशीन में कॉटन डाला, शर्ट बन गया? नहीं सर, एक प्रोसेस होती है उसकी। कॉटन से पहले थ्रेड, थ्रेड से क्लोथ, क्लोथ से शर्ट, उस शर्ट की पैकिंग होगी, देन हमारे सामने कहीं ना कहीं मार्केट में आता है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होती है तो वो जानना चाहते हैं हर एक प्रोसेस में क्या क्या खर्चा लगा। तो उसके लिए वो क्या फॉलो करते हैं? प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। इसमें 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है जो अपने को देखने हैं, एक प्रोसेस कॉस्टिंग में, एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में, और एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग। ये 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, बट चलेगा सारा का सारा प्रोसेसेस में ही आपके सामने। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज होती है जो कि एक साथ कई प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कॉटन, सबसे पहले कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, थ्रेड से आपने क्लोथ बनाया। क्या क्लोथ से केवल शर्ट बनाया जा सकता है? सर नहीं। क्या उससे किड्स गारमेंट्स नहीं बनाए जा सकते, लेडीज गारमेंट्स नहीं बनाए जा सकते? सर बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एक मटेरियल से एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाओगे। अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो उन प्रोडक्ट को क्या नाम दे दिया जाता है? जॉइंट प्रोडक्ट। सेम टाइप ऑफ रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करके अगर आप एक से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट बनाओगे तो उन प्रोडक्ट को कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है? जॉइंट प्रोडक्ट। अब होता क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है तो काफी बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप समझते हो? वेस्टेज, वेस्टेज। अब वो जो वेस्टेज है, कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस वेस्टेज से भी आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके उससे नए प्रोडक्ट बना देती है। कपड़े का एग्जांपल ले लो, जब आप क्लॉथ से शर्ट बनाते हो या कोई भी गारमेंट बनाते हो एक तरीके से, तो उसमें कटिंग में कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा ही निकलेगा। क्या वो जो कटिंग में वेस्टेज निकल रहा है वो टोटली स्क्रैप है? उससे क्या कुछ बन ही नहीं सकता? सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उससे कारपेट्स वगैरह बनाती है और मार्केट में एज ए कारपेट्स वगैरह सेल कर रही है। तो अगर कोई कंपनी स्क्रैप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर मार्केट में लेकर आए तो उसको बोला जाता है बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या है? एक साथ कई प्रोडक्ट बनाना, लेकिन स्क्रैप निकलता उससे भी प्रोडक्ट बना दिया जाए, दैट इज नॉन एज बाई प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे लिए और आपके लिए भी एक कॉस्टिंग का तरीका रखा गया, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। आप कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर आप अपना ऑफिस ओपन करते हो और आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई सर्विस कॉस्टिंग सिस्टम। मैं एज ए टीचर अगर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सर्विस कॉस्टिंग। तो जैसा कि मैंने कहा 15 चैप्टर्स है, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन में चला गया, उसके बाद 14 चैप्टर बचे। 14 में से 13 जो चैप्टर है, 13 चैप्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग पे अप्लाई होते हैं। एक चैप्टर जो है वो सर्विसेज पे अप्लाई होता है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसके बाद 11 जो चैप्टर हैं दीज आर रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद आ जाते हैं आपके 13, 14 एंड 15, दीज आर रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 13 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंडर्ड सेट करती है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्टिंग आनी चाहिए मेरी। देन जब एक्चुअल में कॉस्टिंग आ जाती है, कंपैरिजन करती है कि कॉस्टिंग ज़्यादा आई कि कम आई। कम आई, अच्छी बात है मेरे लिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ज़्यादा कॉस्ट आई मेरी, तो उस सिचुएशन में क्यों ज़्यादा कॉस्ट आई उसको एनालाइज करके फ्यूचर में कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो चैप्टर है ये है, सिंपल सी मैं बात करूं तो, कॉस्ट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कॉस्ट तो आपने कैलकुलेट कर ली, बट उस कॉस्ट को अब कम कैसे किया जाए अगर कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो कैसे कम किया जाए वो तरीका आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा
इस टर्म का मतलब तो आप मुझे बताओ, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब चेंज, या फिर दूसरा कोई टर्म? वैसे ठीक है चेंज भी, बट मोस्टली बच्चों से जब मैं पूछता हूँ तो चेंज नहीं बताते, कुछ और बताते हैं, एडिशनल बताते हैं। हाँ, वैसे चेंज भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ 10 रुपये और 12 रुपये, तो आप कह सकते हो सर 2 रुपये का चेंज है, या यू कैन से 2 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है एडिशनल कॉस्टिंग। एडिशनल कॉस्टिंग का यूज़ नॉर्मली डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। कब? मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, कैपेसिटी समझते हो बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी तो है 10,000 यूनिट बनाने की, लेकिन उनके प्रोडक्ट की अभी मार्केट में डिमांड कितनी है? 8,000 यूनिट की। तो उनकी फालतू कैपेसिटी कितनी पड़ी हुई है? 2,000 यूनिट की। तो इन 2,000 यूनिट्स को थोड़ा कम प्राइस में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? सर सोचा जा सकता है, देखो डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि बेच दो, बट सोचा जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर आप ये देखो कि ये जो 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा है, इसको बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा, और इसको बेचोगे तो क्या मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, एडिशनल कॉस्ट देखो कितनी आई, एडिशनल रेवेन्यू कितना आ सकता है वो देखो कितना आया। अगर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो नो डाउट यू कैन गो फॉर सेल ऑफ दिस 2,000 यूनिट्स एट लोअर प्राइस। अगर आपको लॉसेस लगते हैं तो मत बेचो। तो जब हमें इस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं कि हमारे पास जो फालतू कैपेसिटी पड़ी हुई है उसको यूज करके मार्केट में सेल आउट करें या ना करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट। और लास्ट जो चैप्टर आता है आपका, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अभी 1 तारीख को बजट आया, 1 फेब को बजट आया। क्या बताया गवर्नमेंट ने उस बजट में? मतलब वह नहीं जानना चाह रहा कि भाई एक्चुअली में बोला क्या है, उस बजट के पीछे पर्पज क्या है, क्यों आया वो बजट। हर साल 1 फेब को गवर्नमेंट अपना बजट लेकर आती है। क्या बताती है गवर्नमेंट उसके अंदर नॉर्मली? बिल्कुल ठीक बात है, फंड्स को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं की जाए तो क्या पता लगेगा कि ये जो आप 500 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हो, ये 500 ही होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, या ज़्यादा होना चाहिए था। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, अपने बजट्स बनाती है। फैब चल रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये बजट ना बनाए कि मार्च में अपने को कितनी यूनिट्स बनानी है, तो वो जो ऑर्डर आ रहे हैं सेल ऑर्डर, उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, कैसे पता लगेगा? सर अगर मुझे यही नहीं पता, यही टारगेट नहीं है मेरा कि कितना बनाना है, तो कितना सेल कर पाऊंगा, वो तो आइडिया लगाने का मतलब ही नहीं है। कितना बनाना है जब तक ये नहीं पता होगा, तो मटेरियल कितना खरीद के लाना है वो कैसे पता लगेगा? कितना बनाना है ये नहीं पता होगा, तो मार्केट से वर्कर कैसे हायर करूंगा? तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करके चलती है, बजटिंग करके चलती है पहले से, ताकि चीज़ों को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, भाई फंड को मैनेज कैसे करना है। तो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट सही से करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बजट्स बनाने पड़ेंगे। तभी आप चीज़ों को क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। जैसे सिंपल सी बात है, आपका रिजल्ट आ जाएगा फेब एंड या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। आपके जो एग्ज़ाम होने हैं, जनवरी अटेम्प्ट पड़ेगा आपका, जनवरी 2027। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि मैं जनवरी 2027 में ए ग्रुप दूंगा। करेंगे काफ़ी सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो डिसाइड करेंगे मैं जनवरी 2027 में बोथ ग्रुप दूंगा। कुछ और महान बच्चे होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं मैं जनवरी 2027 में कोई ग्रुप नहीं दूंगा, और फिर मई 2027 में बोथ ग्रुप दूंगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे आप अपना माइंड सेट करोगे उसी के हिसाब से तो मैनेज करोगे ना टाइम को। क्या आपने डिसाइड किया कि मैं जनवरी 2027 में एक ही ग्रुप दूंगा, तो क्या आप दिसंबर में बोथ ग्रुप पढ़ रहे होंगे? नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। जिसने ये डिसाइड किया कि मैं जनवरी 27 में पेपर ही नहीं दूंगा, मैं मई 27 में जाकर बोथ ग्रुप दूंगा, वो 2-4 महीने तो ऐसे ही वेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब तक बजट नहीं होता चीज़ों का, तब तक चीज़ों को मैनेज आप नहीं कर पाते हो। तो मैनेज करने के लिए चीज़ों को क्या करना पड़ता है, पहले बजट करना पड़ता है।
तो दीज आर योर सिलेबस, सिंपल सी मैं बात करूं। और ये कुछ चैप्टर्स हैं जैसे अपने को पढ़ने हैं, ये आपको स्लाइड दे दी जाएगी जब अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी, कौन से चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, क्या अपना पढ़ने का पैटर्न है। तो इस तरीके से ये 15 चैप्टर जो है वो हम कवर करने वाले हैं। और ये कुछ लिस्ट है अपने मार्क्स की, सिंपल सी मैं बात करूँ तो मेन देखो यही है आज की क्लास का कि आपके सामने एक तो सिलेबस रखना था कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इस तरीके के सब्जेक्ट पे आप 100 आउट ऑफ 100 तक स्कोर कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो 90 प्लस का टारगेट लेके चलो, ताकि अगर आपके बाकी पेपर्स में थोड़ा स्कोर कम भी रहता है तो हम कहीं ना कहीं बोथ ग्रुप का एग्रीगेट बहुत ईजिली बना सके। बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेस्ट यही है अपने लिए। 30 मार्क्स का एमसीक्यू है हर पेपर में, और उसमें किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। तो अटेम्प्ट तो कर ही दोगे, और इजी आता है। मतलब मैं कॉस्टिंग में यही कहूँगा